हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? 5वां लेक्चर है। देखो, पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? यूनिट सेल के बारे में जाना था, क्रिस्टल लैटाइस के बारे में जाना था, ठीक है, और लैटाइस पॉइंट क्या होते हैं उनके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम किसी भी यूनिट सेल का। देखो, साथ में हम क्या बात करेंगे कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें या फिर हम किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और इसको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक इस वीडियो लेक्चर में बताने। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को विद द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखो, ये मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल क्या की हुई है, ड्रॉ की हुई है। अब इस यूनिट सेल को ही हम स्टडी क्यों करते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। देखो यार, अगर ये यूनिट सेल का फंडा समझ में नहीं आया तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, जो दीवार बनी हुई होती है ना, जो हमारी दीवार बनी हुई होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है। एक ईंट होती है, उसके ऊपर दूसरी ईंट होती है, इसके बगल में तीसरी ईंट होती है, यहाँ पे भी एक ईंट होती है। तो ईंट से मिलकर, एक एक ईंट से मिलकर के पूरी दीवार का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब यदि मैं बात करूं, मैं कहीं की भी एक ईंट उठा लेता हूं दीवार की, मैं दीवार में कहीं की भी एक ईंट उठा लेता हूं, ठीक है, माना मैंने ये वाली ईंट उठा दी, राइट, जो हमारी कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है, और एक ईंट मेरी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब मुझे बताओ, इस ईंट में और इस ईंट में कोई फंडामेंटल डिफरेंस होगा क्या? जो प्रॉपर्टी इस ईंट की होगी वही प्रॉपर्टी इस ईंट की होगी। जिस भी पार्टिकल से ये ईंट बनी हुई होगी उसी पार्टिकल से ये ईंट बनी हुई होगी, ठीक है, क्योंकि पूरी दीवार में हमारी क्या है, ईंटों से मिलकर बनी हुई है। बस सेम टाइप का फंडा हमारा किस में होता है? सॉलिड में होता है, कि जो क्रिस्टल लैटाइस जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअल में रिपीटिशन होता है यूनिट सेल का। समझ लो, पूरी दीवार एक क्रिस्टल है, और यदि मैं बोलूँ उस क्रिस्टल का यूनिट सेल कौन है? हमारी ईंट है। बस यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल का यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अब क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म को यहाँ पे सीखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फेज़ की, इसकी बात करेंगे फेज़। फेजेस क्या होते हैं? किसी भी यूनिट सेल के फेज़ क्या होते हैं? देखो, ये यूनिट सेल है, अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फेज़ बोलते हैं। देखो, यदि आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, तो ऊपर जो छत दिख रही है वो एक फेज़ को रिप्रेजेंट करती है, राइट, और ये जो आपके चारों ओर है ये दीवार को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो इनको ही हम क्या कहते हैं? फेज़ कहते हैं, कि ये हमारा फेज़ है। जैसे यदि हम अपर साइड की बात करें, इसको बोलेंगे हम अपर फेज़, राइट, और इसको क्या बोलेंगे हम? लोअर फेज़, राइट, और ये हमारा हो जाएगा लेफ़्ट फेस, और ये क्या हो जाएगा? राइट फेस, ठीक है। और ये जो पीछे वाला है, ये जो पीछे वाला है वो क्या हो जाएगा? हमारा बैक फेस, और ये जो फ्रंट वाला फेस है, ये वाला, ये जो फेस है, ये फेस क्या कहलाएगा हमारा? ये फेस कहलाएगा हमारा फ्रंट फेस। यानी कि अगर हमारी एक शेल है, उस सेल के अंदर हमारे कितने फेजेस प्रेजेंट होंगे? एक अप, दूसरा डाउन, तीसरा लेफ़्ट, चौथा राइट, पांचवा बैक और छठवां फ्रंट। यानी कि टोटल मिला करके हमारे कितने फेजेस आ गए? 6 फेज़ आ गए, ठीक है। आई बात समझ में? फेजेस क्या होते हैं। दूसरी हम यदि बात करें, दूसरी बात करेंगे एजेस की, कि एजेस क्या होते हैं। देखो, ये जो लाइन्स हैं ना, ये लाइन मेरी डिनोट करती है एजिस को, ठीक है, ये लाइन क्या डिनोट करती है? एजिस को डिनोट करती है। तो यदि हम बात करें एजिस की, एजिस मेरे कितने होंगे? तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एजिस टोटल कितने हो गए? 12 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? एजिस का मतलब ये जो लाइन है, ठीक है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉर्नर। कॉर्नर्स हमारे क्या होते हैं? देखो,
ये जो होते हैं ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। तो कितने कॉर्नर हमारे प्रेजेंट होंगे किसी भी यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। क्या हो गया, 6 हमारे फेजेस हो गए, 12 हमारे एजेस हो गए, 8 हमारे कॉर्नर हो गए। ठीक, अब एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं हम फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखो ये अगर मैं बात करता हूँ, इस फ्रंट फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट फेस ये क्या एक फेस है, तो इस फेस के इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर की जो लेंथ होती है ना, दो अपोजिट कॉर्नर की जो लेंथ होती है, या दो अल्टरनेटिव, एक फेस में क्या है हमारे 1 2 3 4 क्या है हमारे कॉर्नर है, और दो अल्टरनेटिव कॉर्नर यानी कि एक को छोड़ के जो दूसरा वाला है, एक को छोड़ के दूसरा वाला, इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम फेस डायगोनल कहते हैं। तो ये जो फ्रंट फेस है इसमें कितने फेस डायगोनल होंगे, एक फेस डायगोनल तो ये हो गया, दूसरा फेस डायगोनल ये हो जाएगा। तो कितने, एक फेस में हमारे कितने डायगोनल मिल रहे हैं, 2 डायगोनल मिल रहे हैं। ठीक है, और टोटल फेस कितने, 6 हैं, राइट। तो 06 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 12। तो फेस डायगोनल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 क्यों, देखो 2 फ्रंट फेस पे हो गए, अब बैक वाले फेस में भी एक फेस डायगोनल ये होगा, दूसरा फेस डायगोनल कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, और इसी प्रकार से लेफ़्ट वाले में भी 2, राइट वाले में भी 2, और इस डाउन वाले में भी 2 होंगी। तो फेस डायगोनल का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट टर्म हमारी सीखने को बचती है उसको हम कहेंगे बॉडी डायगोनल। लास्ट जो होता है वो क्या होता है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है, देखो बॉडी डायगोनल हम किस प्रकार से समझेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, यानी कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल की पूरी बॉडी से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की जो लेंथ है ना उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। और एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल होंगे, एक बॉडी डायगोनल ये वाला होगा, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, यानी कि यहाँ पे कितने टोटल बॉडी डायगोनल आ गए हमारे, 4 बॉडी डायगोनल पाए जाते हैं। तो कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4। ठीक है, तो उम्मीद है फेजेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, कॉर्नर, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट विद इन द यूनिट सेल, कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट के लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है, लैटिस पॉइंट के लोकेशन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें 2 प्रकार का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक क्यूब को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ध्यान देना, हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किस बेसिस पे, कि हमारे जो लैटिस पॉइंट होंगे ना वो यूनिट सेल में किन पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इसमें जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे। और कॉर्नर हमारे कितने होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, हमारे 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस यूनिट सेल की तो इसमें कितने कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, 8। यदि मैं इसमें बात करूं कि हमारे जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है, लैटिस पॉइंट कितने प्रेजेंट होंगे इस यूनिट सेल के अंदर, हमारे 8 प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितने हमारे
कॉर्नर होंगे उतने हमारे क्या होंगे, इसके अंदर लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। ये लैटाइस पॉइंट बेसिकली क्या है, लैटाइस पॉइंट मेरा कोई एटम हो सकता है, कोई मेरा मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, या मेरा क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम SCC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल क्यूबिक्स की यदि हम फुल फॉर्म लिखें वो होती है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को याद रखना है, जो क्या कि लैटाइस पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो किस में होती है, कॉर्नर पे होती है, ओनली कॉर्नर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का, कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। देखो जो दूसरी टाइप की यूनिट सेल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जो लैटाइस पॉइंट जो प्रेजेंट होते हैं वो केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि कुछ अदर स्पेसिफिक पोजीशंस होती है हमारी, ठीक है, कुछ अदर स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं क्रिस्टल लैटाइस के अंदर या यूनिट सेल के अंदर, जिसमें हमारी लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होती है। इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्लासिफिकेशन आता है वो आता है हमारा FCC। FCC का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेस वर्ड है ना वो आपको नया नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें जो लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, जो लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होंगे, लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट एट ऑल दी कॉर्नर्स, प्लस सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे, ऑल दी कॉर्नर में, और इसके साथ साथ इससे फेस से ध्यान रखना है, फेस सेंटर, फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे यूनिट सेल को तो किस प्रकार से करेंगे, अब आपको लोकेशन पता है तो आप सिंपल सा उनको क्या करना है, अब रिप्रेजेंट हमने करना है। देखो लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होंगे ऑल द कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 के 8 कॉर्नर पे हमारे लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लैटाइस पॉइंट कुछ नहीं होता है। देखो लैटाइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं हमारी, या आयन भी हो सकते हैं, जो मिल करके क्या बनाते हैं कि यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हमने 8 के 8 कॉर्नर पे लैटाइस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया। अब किसको करने हैं, फेस सेंटर वाले लैटाइस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो एक तो होगा अपर फेस में, एक होगा डाउन फेस में, एक होगा लेफ्ट फेस में, एक होगा राइट फेस में, एक होगा बेटा हमारे बैक फेस में, और एक होगा हमारा यहाँ पे। अब यदि आपसे बोला जाए इसके अंदर जो हमारे टोटल लैटाइस पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, यदि बोला जाए टोटल लैटाइस पॉइंट कितने प्रेजेंट हैं FCC के अंदर, तो हमारे भाई कॉर्नर कितने होते हैं प्लस फेस सेंटर कितने होते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, फेस कितने हैं 6, तो कितने हो गई 14। तो हमारे टोटल लैटाइस पॉइंट कितने हो गए 14। काउंट करें, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने हमारे हो गए लैटाइस पॉइंट, 14 लैटाइस पॉइंट हो गए। इस टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसको हम FCC कहते हैं। देखो यदि हम सेकेंड टाइप की यूनिट सेल की बात करें नॉन प्रिमिटिव में, वो आता है BCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखो जो BCC होता है या बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इनमें जो हमारे लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, लैटाइस पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। यूनिट सेल में लैटाइस पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर में। तो बना लेते हैं एक यूनिट सेल फटाफट से। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट सेल बना दिया,
ठीक है, हमने एक यूनिट सेल बना दी, सारे के सारे कॉर्नर पे होंगे, ठीक है, कॉर्नर पे होंगे, और एक होगा बॉडी सेंटर पे। एक कहाँ होगा? बॉडी सेंटर, मतलब इसके जस्ट बीच में, सारे फेजेस के बीच में होगा ये प्रेजेंट। अब ये जो मैंने डॉट है, ये मत समझ लेना कि फ्रंट फेस पे होगा या बैक फेस पे, नहीं, ये कहाँ, अच्छा एक ऐसा समझ लो कि जो एक क्यूब होता है ना, वो आपका रूम है, आप अपने रूम पे बैठे हुए हो, ठीक है, बट रूम पे कहाँ पे बैठे हुए हो? जस्ट बीच में, ना ही नीचे ना ही ऊपर ना ही पीछे ना ही आगे ना ही लेफ़्ट ना ही राइट, जस्ट बीच में आप बैठे हुए हो, उसको बोलते हैं एक यूनिट सेल का बॉडी सेंटर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बीसीसी के अंदर टोटल जो लैटाइस पॉइंट होंगे वो कितने हैं, टोटल लैटाइस पॉइंट कितने प्रेजेंट है हमारे, तो यहाँ पे देख लो, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर तो एक ही प्रेजेंट होगा ना यार यूनिट सेल के अंदर, तो कॉर्नर कितने हैं? 8, बॉडी सेंटर कितना है? 1, आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पे टोटल कितने? 9। देखो 8 तो कॉर्नर हो गए, एक बॉडी सेंटर हो गया हमारा। तो बीसीसी इस प्रकार की यूनिट सेल को हम कहते हैं। बीसीसी में ध्यान रखो कि बॉडी सेंटर, कॉर्नर, देखो कॉर्नर पे तो हर किसी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े, चाहे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था, उसमें क्या था हमारा, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट थे। उसके बाद हमने एफसीसी पढ़ा, एफसीसी में फेस सेंटर के साथ साथ कॉर्नर पे प्रेजेंट थे। बीसीसी में हमने क्या देखा कि कॉर्नर के साथ साथ ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। देखो यदि हम बात करें नेक्स्ट टाइप की यूनिट सेल की, तो इसको बोला जाता है एंड सेंटर यूनिट सेल। इसमें जो लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होंगे ना, इसमें लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, एट ऑल कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेजेस। अब तो आप तुरंत ही बना लोगे, जब आपको लैटाइस पॉइंट की पोजीशन का पता चल जाता है तो आप क्या कर लोगे, एकदम से फटाफट से यूनिट सेल का फॉर्मेशन करोगे। ये आपकी बनी यूनिट सेल, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे जी, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। और क्या बोला है, किसी भी दो अपोजिट फेजेस पे, अगर मैं एक अप वाले फेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो दूसरा मुझे कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, डाउन वाले फेज पे। तो इस प्रकार की जो मेरी शेल होती है उसको बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल। तो ध्यान आपको क्या रखना है, जो भी अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर लैटाइस पॉइंट किन किन पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एससीसी, सिंपल क्रिस्टल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें ओनली किस में प्रेजेंट थे, कॉर्नर पे प्रेजेंट थे। सेकेंड टाइप का हमने पढ़ा एफसीसी, जिसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें किस में प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे प्लस फेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तीसरा जो टाइप पढ़ा हमने वो पढ़ा हमने बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। तो इसमें किस में प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा प्लस बॉडी सेंटर में। चौथा हमने पढ़ा, इसको बोलेंगे ईसीसी, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें कहाँ पे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा प्लस टू अपोजिट फेस में प्रेजेंट होगा। तो सब में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, एफसीसी में फेस में, बीसीसी में बॉडी सेंटर में, एंड सेंटर मतलब दो आमने सामने के जो सेंटर होंगे, ठीक है, दो अपोजिट जो फेजेस हमारे प्रेजेंट होते हैं उनके जस्ट सेंटर में पाया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन था आपका ख़त्म होता है। अब हम एक दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे किसके बेसिस पे, एक्सियल लेंथ एंड बॉन्ड एंगल के बेसिस पे, ठीक है। तो इनको समझते हैं पहले, एक्सियल लेंथ क्या होती है और हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, और इन बॉन्ड एंगल का जो पर्टिकुलर नाम होता है वो क्या होता है, हमारा इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से हम एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक यूनिट सेल की हमने क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दिया। अब इंटरफेशियल एंगल क्या होता है कि किन्हीं भी दो फेजेस के बीच में, देखो ये वाला जो फेस है ना, ये वाला एक, ये वाला फेस
और ए के वाला फेज़, इन दोनों फेजेस के बीच का जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एंगल हमारे प्रेजेंट होंगे, 3 एंगल प्रेजेंट होंगे, एक इस फेज़ का इस फेज़ के साथ, इस फेज़ का इस फेज़ के साथ, तो इनको बोला जाता है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। क्या बोला जाता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल फिर से मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, द एंगल बिटवीन दी टू फेजेस के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होता है उसे इंटरफेशियल एंगल हम कहते हैं। राइट, अब एक्सियल लेंथ क्या होती है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की जो लेंथ होती है, राइट, ये जो लेंथ होती है, इन लेंथ को क्या कहते हैं हम, एक्सियल लेंथ बिटवीन दी टू कॉर्नर के बीच की जो लेंथ होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सियल लेंथ। तो इसको मान लो ये हमारी क्या है, ए, यह है बी, यह है सी। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं इस प्रकार से, राइट, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया हमारा गामा। राइट, और ये जो लेंथ है ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी को और ये सी को, जस्ट ये मान लो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, ये मेरी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। राइट, एक्स वाई जेड एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बीटा, ये गामा और ये क्या है, अल्फ़ा है। राइट, इसी प्रकार से किसी भी क्यूब के अंदर, राइट, क्यूब क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है ना क्यूब का, तो इसको मान लो ये मेरी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी क्या है, जेड एक्सिस है, और इनके दो फेजेस के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, दूसरा एक्सियल लेंथ, तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरफेशियल एंगल। तो एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, क्यूट आवर मदर। क्या ध्यान रखो, क्यूट आवर मदर। ठीक है, क्यूट आवर मदर, ये आपको सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम के नाम याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सी से क्या आता है मेरा, सी से आता है मेरा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सी से क्या आता है, क्यूबिक क्रिस्टल, ये और सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो गया। टी से क्या आएगा मेरा, टी से आता है टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम। ओ से क्या आएगा, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक सिस्टम के बाद ओ यू आर से क्या आ गया, ऑर्थोरोम्बिक। एम ओ से क्या आ जाएगा हमारा, मोनोक्लिनिक, एम ओ से क्या आ जाएगा, मोनोक्लिनिक। ठीक है, टी से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, टेट्रागोनल पहले आ चुका है, तो टी से दूसरा आएगा ट्राइक्लिनिक। क्या आ जाएगा, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और इसके बाद एच से आएगा हमारा हेक्सागोनल, एच से क्या आएगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इससे क्या आएगा हमारा, हेक्सागोनल। लास्ट में बचा आर, आर से आ जाएगा हमारा रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। अब एक्सियल लेंथ आपको बतानी है। देखो आपके पास एक क्यूब है, इसमें आपको बताना है ए, बी एंड सी। तो आपको क्या बताना है, ए, बी और सी में क्या रिलेशन होगा, क्या इन तीनों की जो एक्सियल लेंथ है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर लो, ए बी सी लिख लो। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल, ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके आगे ए बी सी लिख लो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर लो, ए बी सी, सबके आगे पहले ये एज्यूम कर लो कि ये सारे के सारे इक्वल हैं। राइट, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 0 1 2, फिर नीचे से 0 1 2 और यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे भी 2 कर देना।
हमने क्या किया, हमने इसको याद करने के लिए सबसे पहले क्यूट आवर मदर से हमने सारे के सारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम मेरे होते हैं उनको हमने याद किया। उसके बाद एक्सेल लेंथ को याद कैसे करना है, देखो 0 तो एक भी कट नहीं आएगा, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। A विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू C, यानी कि जितनी लंबाई मेरी A की होगी किसी यूनिट सेल के अंदर उतना ही B की होगी और उतनी ही C की क्या होगी, हमारी लेंथ होगी, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में यहाँ पे कितना आ गया 1, तो यहाँ पे एक क्रॉस लगा दो। हमेशा आपको ध्यान करना है कि अपने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट से लेकर के लेफ़्ट की ओर जाना है। तो 1 लिखा है तो राइट पे क्या हमने क्रॉस कर दिया, तो यानी कि A इक्वल टू B होगा, बट B डज़ नॉट इक्वल टू C, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2, तो 2 कट लगेंगे, यानी कि A B C दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पे 2 है तो ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है ये भी कट, यहाँ पे 1 है तो 1 कट आ जाएगा, 0 है तो A B C एक दूसरे के इक्वल होगी। तो इस प्रकार से एक्सेल लेंथ को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको याद करना है, उसके बाद एक्सेल लेंथ A B C लिख लो और 0 1 2, फिर नीचे से 0 1 2 बीच में आ जाएगा 2। अब इंटरफेशियल जो एंगल है इनको याद कैसे करोगे, इंटरफेशियल एंगल को यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा को, तो इनको याद आपको ऐसे करना है कि जो फर्स्ट के 3 हमारे होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, उनमें क्या आता है हमारा अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट के 3 आप ऐसे ध्यान रखोगे कि हमारे क्या होते हैं, तीनों के तीनों जो बॉन्ड एंगल होते हैं हमारे वो क्या होते हैं 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला भी और ये वाला भी हमारे क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप 3 का जो चौथा वाला होगा ना, ये जो चौथा वाला होगा इसमें अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा नहीं होगा, अल्फ़ा किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा, ठीक है। और जो बीटा होगा वो डज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री के इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, देखो ये जो अगर ये हमारा क्यूबिक का आ गया, ये हमारा किसका आ गया टेट्रागोनल का आ गया, ये हमारा ऑर्थोरोम्बिक का आ गया, ये हमारा मोनोक्लिनिक का आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राइक्लिनिक में आपको ध्यान रखना है अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ट्राई मतलब 3, क्लिनिक ट्राई क्लिनिक में ध्यान रखना है कि अल्फ़ा डज़ नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा डज़ नॉट इक्वल टू गामा और गामा डज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको किस में ध्यान रखना है, ट्राई क्लिनिक में ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मेरा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या ध्यान रखना है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा होगा और गामा विल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये इक्वल टू होता है 120 डिग्री के। यहाँ पे अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा, बीटा और अल्फ़ा में कोई रिलेशन नहीं बता रखा है यहाँ पे सीधे बीटा और गामा में कोई रिलेशन नहीं है। गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये 120 डिग्री के इक्वल होता है। लास्ट आता है हमारा रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में हम क्या ध्यान रखेंगे, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि बताओ कि जो सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, जैसे एक्सियल लेंथ है उसमें ए बी सी ये क्या है, तीनों सेम है, ए बी सी क्या है, तीनों सेम है, ठीक है। और इसमें जो इंटरफेशियल एंगल है वो भी क्या है, हमारे तीनों के तीनों 90 डिग्री के, तीनों के तीनों 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे भी सिमेट्री है और यहाँ पे भी सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। ए विल बी इक्वल टू बी, बी विल बी सी। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक। और जो ये ट्राई क्लिनिक होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक होता है, अनसिमेट्रिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ए डज़ नॉट इक्वल टू बी डज़ नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड एंगल होते हैं एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। जबकि अगर हम अदर का देखें तो अदर में एक रिलेशन आपको ऐसा मिल जाएगा जो दूसरे बॉन्ड एंगल से क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, इतने क्रिस्टल सिस्टम आपको ध्यान में रखने हैं और उनकी एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल जो बॉन्ड एंगल होते हैं उनको भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको इसे याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इसको
याद कर सकते हो विद द ट्रिक।